नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शबाब। बात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की। 2027 के विधानसभा चुनाव में कहने को आप कह सकते हैं कि अभी 2 साल का समय बचा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह समय बहुत कम है और इसी कम समय में उन्हें अपनी सारी जड़ों को मजबूत कर लेना है और इसकी बानगी भी साफ तौर पर दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं और सबसे कमजोर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप बहुजन समाज पार्टी का नाम गिन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजें टॉप ऑफ द फिंगर पे चल रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों की एक लंबी चौड़ी सूची जारी की है। हालांकि अब भी कुछ उसके जिलाध्यक्ष बच गए हैं अनाउंस होने के लिए, लेकिन फिर भी 70 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अपना काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस चुनावी सरगर्मियों में अपने निष्क्रिय जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई का मन बना रही है। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर बड़ा फोकस है। तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आज बात उसी की। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द बसपा में वो सारी चीजें वापस से जोड़ी जाएं जो उसके साथ साल 2007 में जुड़ी हुई थी, फिर चाहे वो बामसेफ हो या फिर भाईचारा कमेटी। बामसेफ के भी गठन को लेकर के मायावती ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मायावती ने कह दिया है कि पुराने बामसेफ से जुड़े हुए लोगों को एक बार फिर से वापस बामसेफ में जोड़ा जाए और उसको एक्टिव किया जाए। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने एक ऐलान किया है, यानी कि एक फोरम जारी किया है, जिसमें यह बात कही गई है कि प्रदेश भर में जो भाईचारा कमेटी बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी। भाईचारा कमेटी क्या होती है आप ये भी समझिए। भाईचारा कमेटी में हर वर्ग, हर समाज के लोगों को रखा जाता है। वो लोग अपने अपने समाज के लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने की कोशिशें करते हैं। डोर टू डोर कैंपेन होते हैं और इनमें खास तौर से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुसलमान, इन कैटेगरीज के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। बसपा की भाषा में इसे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी कहा जाता है। यही सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जिसने बहुजन समाज पार्टी को साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। हालांकि इसमें अगड़ी जातियों का भी एक बड़ा रोल रहा था। यह वो दौर था जब अगड़ी जाति के बड़े नेता मायावती का पांव छूते थे। इसे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत ही देखा और समझा जाता है। मायावती एक बार फिर से उसी अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटना चाहती हैं। मायावती ये जानती हैं कि उन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में जितने पॉलिटिकली एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सब फेल साबित हुए हैं। फिर चाहे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नाम घोषित करने की बात हो, या फिर पार्टी में मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो दिए जाने की बात हो, या फिर पिछड़ों के छूटने की कोई परवाह ना किए जाने की बात हो, या फिर अगली जातियों के नेताओं के पॉलिटिकल पार्टी में निष्क्रिय होने की बात हो। जी, मायावती अब इन सारी चीजों पर वापस से काम करना चाहती हैं। इसके लिए जिलेवार संदेशा भिजवा दिया गया है। मायावती ने पहले चरण में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को भाईचारा कमेटी में जोड़ने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद जब दूसरा चरण शुरू होगा उसमें अगली जातियों को भाईचारा कमेटी में जोड़ने की बात कही जा रही है। मायावती ने इन तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण करने, बारीकी से नजर बनाए रखने के लिए खुद इस बात की जिम्मेदारी ली है। 25 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी बैठक मायावती ने बुलाई है। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों के अलावा मंडल प्रभारियों और भाईचारा कमेटी के जिम्मेदारों को भी लखनऊ बुलाया गया है। 27 के चुनावों में मायावती कोई चूक नहीं करना चाहती। मायावती 2007 में सत्ता में आई, 2012 में जो सत्ता से गायब हुई, उसके बाद दिन ब दिन उनका ग्राफ गिरता ही रहा। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में मायावती का ग्राफ लगातार कम हुआ है। 2022 में मायावती अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस पर आ गई। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी महज एक विधायक जिता पाई। उमाशंकर
बलिया के रसड़ा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मायावती जो उत्तर प्रदेश में कभी 22% वोटों पर एकाधिकार रखती थीं, वो धीरे धीरे 5 से 7% वोट शेयर पर आ गई। ये मायावती और बसपा के लिए बड़ी चुनौती थी। मायावती और बसपा के लिए भविष्य की बड़ी विकट समस्या थी। मायावती ने इसके लिए हर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पॉलिटिकली एक्टिव किया, लेकिन उन पर तोहमत लगने लगी कि वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गईं। वो भी अखिलेश यादव, मायावती के ऊपर तोहमत लगने लगी कि वो मुलायम सिंह यादव की तरह अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। मायावती ने आकाश आनंद को पॉलिटिकली शंट कर दिया, लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौती है कि वो इन चीजों से कैसे निकलेंगी, कैसे उभरेंगी। भाईचारा कमेटियों का गठन मायावती के लिए कितना मुफीद साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मायावती वापस से अपने 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर लौटना चाहती हैं। उनका यह फॉर्मूला इस बार कितना कारगर साबित होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 2007 में उनकी लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी से थी। इस बार उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से है। हाल फिलहाल के दिनों में मायावती ने भी अपने पॉलिटिकल स्टैंड को बदला है और वो अब भाजपा पर भी एग्रेसिव दिखती हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि वो अब भाजपा से भी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हालांकि सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज है, लेकिन फिर भी मायावती अपने बल पर, अपने पांव पर वापस से खड़ी होना चाहती हैं और 27 की लड़ाई मजबूती से लड़ना चाहती हैं। देखते हैं उनकी इस भाईचारा कमेटी की ये कॉन्सेप्ट की लकीर उनके लिए कितना फायदे का सौदा साबित होती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।